ठीक है, फिज़िक्स वाले सर आएंगे और हमारे यहाँ ना रोज़ 4 घंटे का क्लास चलेगा। अभी तो जैसे शुरुआत है तो 3 घंटा पढ़ा रहे हैं, 2 घंटा है, लेकिन वैसे मतलब 6 से 10, बाकी जगह पे 6 से 9 की टाइमिंग होती है, हमारे यहाँ 10 घंटा चलेगा। 10 घंटा इसलिए चला रहे हैं, फिर एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर 1-1 घंटा पढ़ लिए, 6 दिन 1-1 घंटा ज़्यादा पढ़ लिया तो 6 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास हो गया, तो संडे को आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ इसीलिए सुबह शाम दोनों 4-4 घंटे की क्लास चलवा रहे ताकि संडे आप फ्री रहें। हमने क्या देखा ना, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एकदम। अगर 7 दिन क्लास चले तो बच्चों को एक तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ना कहीं आ पा रहे ना कहीं जा पा रहे हैं। इसलिए केवल 6 दिन तक क्लास चलेगा। 7वें दिन आपको असाइनमेंट रहेगा, स्पेशल क्लास रहेगी, नहीं कर पाए तो असाइनमेंट अगले दिन ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है केवल 6 दिन तक क्लास चलेंगे। इतने में कोई दिक्कत, डाउट क्लियर है? 2D का मतलब 2 एक्सिस, 2 दूनी 4, 4 क्वाड्रेंट, 2 पॉइंट्स, सब कुछ 2 में काम होगा। 3 का मतलब 3D, 3 दूनी 6, 6 क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ गई? 2D 2 × 2 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4। 3D 3 × 2 6 क्वाड्रेंट। 4D 4 × 2 8 क्वाड्रेंट। ये नियम होता है। ठीक है, चलिए अब बारी आती है कोप्लेनर फोर्सेस की। पहले तो हम चैप्टर का नाम ही समझाना चाहेंगे कि कोप्लेनर फोर्सेस होता क्या है, क्या मतलब होता है कोप्लेनरिटी का। पहले तो हमको आप लोग फोर्सेस के बारे में बताइए। इतना फिज़िक्स पढ़े हैं, थोड़ा बताइए, हम भी सीखें क्या होता है फोर्स। फोर्स के बारे में क्या जानते हैं, जो जानते बताइए, बाकी हम तो हैं ही बताने के लिए। नहीं जानते कुछ? अच्छा, फोर्स कैसी राशि है? सदिश, अदिश, वेक्टर, स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड। चलिए, पहली चीज़ तो आप लोगों ने बताया कि फोर्स आपकी वेक्टर। देखिए, ये जो बनाते हैं ना हम, ये हायर स्टैंडर्ड का तरीका होता है पढ़ने का। हमने क्या काम, लिख के पढ़ते हैं। लिखने वाला दैट इज़ आ, ये थोड़ी ना लिखते हैं, ये लिखते हैं। जब आप लोग अब थ्योरम्स पढ़ेंगे तो थ्योरम्स बहुत बड़े बड़े आएंगे, जैसे अभी आज अभी हम पढ़ाएंगे, तो उसको किश्तों में बांट लीजिए, तो कभी यहाँ से भूलेगा नहीं। अब हम लोग को किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे रट गया है। चलिए, ये भी ठीक बात है। पुल और पुशिंग ऑफ अ बॉडी। और क्या जानती हैं? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका? हाँ, F = m क्रॉस ए की डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट ए। ठीक है, m × a। दिस इज स्केलर क्वांटिटी, सॉरी दिस इज वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी। जब किसी वेक्टर में किसी स्केलर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो जो मिलता है वो भी वेक्टर कहलाता है। ठीक है, पढ़ा है ये एडवांस कैलकुलस। हाँ, स्केलर में और एक स्केलर है तो कभी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वी नीड 2 वेक्टर्स, है ना। एक स्केलर है, एक वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट लेने पे जो मिलता है वो क्या होता है? वेक्टर। फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चलिए, वो ठीक बात है। मतलब क्या चीज़ से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे? एरो से। पढ़ा है? तीर बना के प्रदर्शित किया जाता है। वहीं रख दीजिए, ऑफिस में आ रहे गुप्ता जी, वहीं ऑफिस में रखे आ रहे हैं, तीर से, है ना। इसको क्या कहते हैं? चलिए हम बता रहे हैं। किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज कॉल्ड एरो,
आप लोगों ने पढ़ा होगा सदिश राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ चाहिए। क्या क्या दो चीज़ चाहिए? एक उसका लंबाई, मतलब माप क्या है, एक दिशा, मतलब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चाहिए। हम कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है। 5 यूनिट का बल लगा रहे हैं, ठीक, दिशा क्या हो गई? परपेंडिकुलर। बल कितना हो गया? 5 यूनिट। क्या ये बल इस बल के बराबर होगा? ये भी 5 यूनिट का परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। वो किसी और पॉइंट पे लग रहा था, ये किसी और पॉइंट पे लग रहा है ना। तो किसी भी, मेरे हिसाब से किसी भी बल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 चीज़ चाहिए: डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और बल कहाँ लग रहा है, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। कितने एंगल पे लगती है वो आपका डायरेक्शन बताता है। इस तीर की कितनी लंबाई है वो आपका मैग्नीट्यूड बताता है। जैसे हम मान लेते हैं 1 यूनिट फोर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 यूनिट का बल लग रहा है। अगर ये 45 डिग्री पे है तो डायरेक्शन कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और जिस पॉइंट पर लग रहा है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो कभी भी कोई पूछे कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। लेकिन फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। ये एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है। ये एक पॉइंट है x2 y2, ठीक। प्रेशर हमेशा 90 डिग्री पे लगता है ना। यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया 5 यूनिट का एट 45 डिग्री, ठीक। यहाँ पे भी हमने फोर्स लगाया 5 यूनिट का एट 45 डिग्री, ठीक। यहाँ पे भी हमने फोर्स लगाया 5 यूनिट का एट 45 डिग्री। हो सकता है यहाँ पे फोर्स लगाएं तो ब्लैक बोर्ड गिर जाए। यहाँ पे लगाएंगे नहीं होगा, यहाँ पे लगाएंगे नहीं समझे हम आपके बात मतलब। एरिया पे प्रेशर डिपेंड करता है। फोर्स हमेशा 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास और एक्सेलरेशन। मास मेरा हाथ, एक्सेलरेशन हम यहाँ पे भी 5 यूनिट का लगा रहे हैं, यहाँ पे भी 5 यूनिट का लगा रहे हैं, यहाँ पे भी 5 यूनिट का लगा रहे हैं। लेकिन हमने क्या कहा, यहाँ पे लगाने से ब्लैक बोर्ड गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल दिया। तो इससे क्या प्रूफ होता है? एक ही बल अलग अलग तरीके से काम करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से। स्कूल में, छोटे स्कूलों में मैम लोग पीठ पे मारती थी, पता था वहाँ कम चोट लगेगी, थप्पड़ जड़ देती तो कल पापा मम्मी आ जाते। फोर्स एक ही था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग था। क्योंकि यहाँ पे असर ज़्यादा होता, यहाँ पे असर कम होता। तो फोर्स कैसे रिएक्ट करेगा वो किस पे डिपेंड कर गया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। जबकि ये आपका 2D ही है, ब्लैक बोर्ड इज 2D, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है। तो कभी भी फोर्स किस पॉइंट पे लगेगा, क्या असर दिखाएगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इस ब्लैक बोर्ड पे कहीं पे भी आप 45 डिग्री का बल लगाइए, कुछ नहीं होना है। यहाँ हम लगा देंगे ना तो हो सकता है ब्लैक बोर्ड मेरा नीचे आ जाए। नहीं, ये ब्लैक बोर्ड 3D इज द वॉल बट 2D इज द ब्लैक बोर्ड। थिकनेस तो बेटा इसमें भी है,
भाई ये शीट अगर आप लेते हो थिकनेस को यहाँ पे हम नेग्लिजिबल क्यों मानते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ के केस में ये थिकनेस लगभग आपकी 0 है। दूसरी बात, ये बीटिंग अगर हम ना कराते तो इसकी थिकनेस नहीं होती, ये बीटिंग हमने करा रखी है। अगर बीटिंग आप हटा दें तो ब्लैक बोर्ड इतना सा होगा, है ना? तो थिकनेस इसकी क्या हो गई? 0। जो यहाँ पे है थिकनेस वही यहाँ पे भी है, देखिए। स्टिल इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो फोर्स कैसे रिएक्ट करेगा वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। कहीं मत जाइए, आपका थप्पड़ इधर और इधर, आप कौन सा डी है वो आप खुद सोचिए। उसी डी पर एक तरफ यहाँ मारते और एक तरफ यहाँ, लेकिन दोनों में बहुत तेज अंतर पड़ता है। ठीक है, पीठ पे मारते तो इट्स ओके, चेहरे पे मार देता भैया अरे बड़ा गड़बड़ हो गया ना। तो फोर्स की अवस्था किस पे डिपेंड कर गई? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदलेगा तो फोर्स बदल जाएगा। फोर्स क्यों बदलेगा? क्योंकि आपका एक्सेलरेशन बदल जाएगा। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इज ऑल्सो डिपेंड एट दिस एंड दिस, दोनों पे डिपेंड करता है। पॉइंट पे भी डिपेंड करता है और उसके डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, एंगल पे भी डिपेंड करता है। दोनों चीज़ होती है तभी आपका क्या बनता है? वेक्टर क्वांटिटी बनती है। डायरेक्शन का मतलब, आपका क्या नाम है बेटा? हाँ चल, डायरेक्शन का मतलब पॉइंट प्लस एंगल, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें डायरेक्शन के अंदर इंक्लूड होती है। किस पॉइंट पे लगेगा, किस दिशा में लगेगा, तभी ना आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। इधर 45 डिग्री, दिस इज कॉल्ड एंगल। किस पॉइंट की तरफ, किस एंगल की तरफ, सब पॉजिटिव होगा तो आगे, पॉजिटिव नेगेटिव होगा इधर, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो इधर, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? पॉइंट और एंगल पे, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए इतना रफ में, सब पूछेंगे, उतारते चलिए। वाइवा में हमारे यहाँ के बच्चे मिलते हैं तो और मज़े में वाइवा होता है। चलिए, पहला आपका जैसे चैप्टर का नाम था कोप्लेनर फोर्सेस, फोर्सेस के बारे में सब क्लियर हो गया। फोर्सेस आपकी सदिश राशि है, फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए F इज इक्वल टू M इंटू ए, ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं। उसके बाद
इन्होंने बताया पुल और पुश करना किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये डेफिनेशन हो गई आपकी फोर्स की। फिर पूछा गया था कि फोर्स को मैथमेटिकली कैसे, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ एरो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और ये क्या कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एंड दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है पॉइंट प्लस एंगल। यहाँ पे आपका बेसिक खत्म हो गया। अब हम लोग रिटर्न वर्क पूरे नोट्स के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक जितनी चीज़ें आपको बताई गई थी, दीज आर ऑल बेसिक, जो आपको जाननी चाहिए। अब हम लोग अपने पॉइंट पर अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। पहली हेडलाइन है, लिखिए, कोप्लेनर फोर्सेस। अब यहाँ से आपकी किताब से शुरू हो रहा है। जब आप बुक खोलेंगे तो बुक में सबसे पहली चीज़ आपको कोप्लेनर फोर्सेस दी गई रहेगी। हेडलाइन डालिए कोप्लेनर फोर्सेस। इसकी डेफिनेशन एग्जामिनेशन में आती है, कई बार आती है। कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। कोलीनियर का मतलब एक ही लाइन पे, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पे। कहते हैं ये एक प्लेन है हमारा ब्लैक बोर्ड, अलग अलग प्लेन नहीं है ना, एक ही प्लेन है ना, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस से मिलकर के बना है, 2D का प्लेन है। दिस इज कॉल्ड प्लेन, सिंगल प्लेन, वन प्लेन। कहते हैं दो या दो से अधिक फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, और लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस दिशा में लग रहा है, एक ही प्लेन पर स्थित हो, उन फोर्सेस को कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। दो या दो से अधिक ऐसे फोर्सेस जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पे हो, उन सबको कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस मतलब एक ही प्लेन पर स्थित फोर्सेस। कैसे पता चलेगा एक प्लेन पे है? अगर उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पे हो तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। जैसे यहाँ पे जितने भी फोर्सेस बनेंगे, सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन, 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 पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पे है। तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे? कोप्लेनर फोर्सेस। ये होगा क्यों? कैसे पहचाना? पे कहाँ जी डिफरेंट? देखिए एक्स वाई तो एक्सेस है, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन ब्लैक बोर्ड पे ना हो करके उसके पैरेलल प्लेन पे है ना। कैसे पहचाना? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन अगर उठ करके यहाँ आ गया तब तो ठीक है, वरना ये आपस में कोप्लेनर फोर्सेस नहीं। क्लियर है? लिखिए, डेफिनेशन में लिखिए, द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, are said to be coplanar forces, are said to be coplanar forces if the point of application अंडरलाइन कर लीजिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को, एंड लाइन ऑफ एक्शन अंडरलाइन
एंड लाइन ऑफ एक्शन अंडरलाइन along which these forces act lies in the same plane, हो गया। फर्स्ट ईयर का नोट्स है आप लोगों के पास? नहीं, 50 नहीं, पूरा नोट्स रखिए, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर का नोट्स एमएससी तक काम आएगा। नोट्स नहीं है तो जिसके पास है उससे ज़ेरॉक्स करा करके पूरा नोट्स रखिएगा। ये हम आपको मतलब आपके भले के लिए बता रहे हैं। नोट्स इधर उधर कभी मत करिएगा। जब तक आप पढ़ाई की फील्ड से जुड़े हैं तब तक आपका बीएससी का नोट्स काम आएगा। जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं ना, बाद में मांगते हुए दिखते हैं कि नोट्स है कि हमको दे दो कोई, और कोई नहीं देता है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का नोट्स अरेंज कर लीजिए, कहीं से भी अरेंज करके ज़ेरॉक्स करा के संभाल के अपने पास रखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं। अभी तो मिल जाएगा, बाद में मिलेगा भी नहीं। तो किसी से भी पूरा नोट्स लेके, जिसकी ढंग की हैंड राइटिंग हो, पूरा नोट्स कंप्लीट अपने पास रखिएगा, ठीक है। अभी बहुत बार कॉपी खुलनी है फर्स्ट ईयर की, क्योंकि हमको लग रहा है कि पानी कुछ गड़बड़ है। अभी दूसरी हेडलाइन डालिए, रिडक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, लिखिए थ्योरम। रिडक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस थ्योरम। मूवमेंट निकालने आता है आप लोगों को? मूवमेंट निकालने आता है फोर्सेस का? कोई बात नहीं, हम बता देंगे। जो तरीका हम बताएंगे उस तरीके से हम पूरा चैप्टर सॉल्व करा देंगे। एक ही तरीका है, ठीक है। जैसे बच्चे इस चैप्टर को क्यों टफ मानते हैं? क्योंकि उनको मूवमेंट नहीं निकालने आता है, और जनरली टीचर बताते भी नहीं है, बस मूवमेंट निकल रहा है। बस एक तरीका बताएंगे, उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सिंगल तरीके से। अभी बताएंगे, थोड़ा सा लिखिए इसमें, रिडक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, पहला थ्योरम लिखिए इसमें, थ्योरम, और लिख लीजिए 2022 इस साल आएगा। थ्योरम 2022 इस साल आपको मिल जाएगा। ये थ्योरम हर एक साल 2 साल छोड़ करके आता है, इस साल नहीं आया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है, आप लोगों को मिलेगा। लिखिए, अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस a system of coplanar forces acting on a rigid body can be reduced to a single force through any arbitrary point and a couple। ये जान है स्टैटिक्स की। जैसे स्टैटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये पहला चैप्टर है जो आप पढ़ रहे हैं, और सबसे टफ चैप्टर यही है। जिसको पहला चैप्टर आ गया हम कहते हैं उसको स्टैटिक्स आ गया, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये है, ठीक है। बहुत आराम से हम पढ़ाएंगे, आराम से इजी वे में, ताकि आपको पढ़ने के बाद 2 महीने 2.5 महीने बाद लगे कि हाँ हमको आ गया है। बस ये आ गया तो पूरी मैकेनिक्स आपको आ गई। डायनेमिक्स में कुछ नहीं है, स्टैटिक्स में केवल ये चैप्टर है। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ गया। इसी से लोग भागते हैं कि ये चैप्टर ना पढ़ाना पड़े।
या ये चैप्टर पढ़ना ना पड़े, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले तो अब इस थ्योरम में आए एक एक शब्द का मतलब समझ लीजिए। ये 2022 में आएगा, लॉग में आता है, ठीक है। हम बुक से थोड़ा अलग समझाते हैं। जैसे बुक में आपके एक डायग्राम दिया है, हम इसमें आपको 5 डायग्राम बनवाते हैं। 5 डायग्राम का मतलब 5 नंबर आपको एक एक नंबर डायग्राम पे मिल गया। उसके बाद जो थियरी आप लिखते हैं उस पर 2 नंबर मिलता है, 7 नंबर 1 नंबर कैलकुलेशन, मतलब 8 में 8 पूरा नंबर हम आपको दिला देते हैं इसमें। पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, फिर हम इसको एक दिन पूरा समझाएंगे। 1 घंटा पूरा समझाने में लगता है और 1 घंटा पूरा लिखवाने में लगता है। ये इस थ्योरम की खासियत है। सबसे पहला शब्द आया है सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। क्या मतलब होता है इसका? ये आज आया, अब हर बार आएगा। कोप्लेनर फोर्सेस मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसे फोर्सेस जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, साथ में बोलिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में हो। सिस्टम ऑफ का क्या मतलब हुआ? ढेर सारे ऐसे फोर्स। ढेर सारे का मतलब, आपका नाम क्या है? अनायरा। इनका नाम बड़ा, अनायरा, अरायना, नाम बड़ा अच्छा हमको लगा था। क्या मतलब होता है? नहीं पता। कौन रखा? टीचर। पूछ के आइएगा क्या मतलब होता है। आज गूगल करिएगा। नहीं मिला? अच्छा, आज हम करेंगे, ठीक है। अरायना। गिनती आपको कहाँ तक आती है बेटा? नहीं, गिनती, काउंटिंग्स। काउंटिंग्स कहाँ तक आती है? इनफाइनाइट काउंटिंग नहीं होती है। क्यों? इनफाइनाइट में एक कुछ जोड़ दीजिए या कुछ घटा दीजिए या कुछ भाग दे दीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए इनफाइनाइट इज़ नॉट अ काउंटिंग। इनफाइनाइट कभी काउंटिंग नहीं होती, और कभी आपने इनफाइनाइट कहा भी नहीं। हमेशा कहते हैं टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। अरब, कोई नंबर अरब में हमको बताइए। आप लोग भी सोचिए कहाँ तक गिनती आती है। जो आपने लिखा उसमें 2 जोड़ दीजिए। जैसे आपने 1 अरब 1 लिखा होगा तो हमने 2 जोड़ दिया तो 1 अरब 3 हो गया। वो कहेंगे 10 जोड़ दीजिए तो 1 अरब 13 हो गया। फिर वो कहेंगे बैठ जी हम तो 23 जोड़ेंगे तो 1 अरब 23 हो गया, तो बढ़ता चला गया। 10 टू द पावर 16 काउंट नहीं कर पाएंगी? नहीं कर सकती हैं। कहाँ तक गिनती आती है? मिलियन के बाद नहीं आती है। जो मिलियन आती है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक और आगे घिसक देंगे आप, तो उसको जोड़ घटा नहीं पाएंगे। हम आपको यहाँ पे कहें 4 3 8 2 9 6 1 0 0 8 3 9 10 11 4 2, इसमें कुछ जोड़ना है, जोड़ देंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। गिनती आती है ना? आती, कहाँ तक आती है? कभी कोई आपसे पूछे कि गिनती कहाँ तक आती है तो कहिए अप टू इनफाइनाइट तक आती है। अप टू इनफाइनाइट का मतलब आप हमको कितना भी बड़ा नंबर दे दीजिए, उसमें हम 1 जोड़ के आपको अगला नंबर बता देंगे। इसको बोलते हैं अप टू इनफाइनाइट। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, है ना? तो गिनती कहाँ तक आती है तो हमेशा कहिए अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहने का मतलब इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अप टू इनफाइनाइट का मतलब टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है
क्योंकि उसमें कुछ जोड़ने, कुछ घटाने, कुछ भाग देने, कुछ गुणा करने पे कोई अंतर नहीं बैठता है। इसलिए इनफाइनाइट इज़ नॉट अ नंबर, बट टेंडिंग टू इनफाइनाइट का मतलब हम बढ़ते चले जा रहे हैं। कहाँ तक बढ़ेंगे? यू डोंट नो, आई ऑल्सो डोंट नो, हम दोनों को नहीं पता, लेकिन ये हमको गारंटी है कि आप हमको 50 डिजिट का भी कोई नंबर दे देंगी तो उसमें एक जोड़ के हम अगला नंबर आपको बता देंगे। दिस इज़ कॉल्ड अप टू इनफाइनाइट, मतलब मेरी पहुंच से बहुत दूर। जब किसी चीज़ पे आप पहुंच नहीं पाते हो तो उसके लिए कहते हो टेंडिंग टू या अप टू। जब पहुंच जाते हो तो इक्वल टू। इनफाइनाइट चूँकि कोई गिनती नहीं है, गिनती क्यों नहीं है? क्योंकि इनफाइनाइट में कुछ जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग दो तो वो कोई नया नंबर नहीं मिलता है। जबकि नंबर की खासियत क्या होती है कि उसमें 4 बेसिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस गुणा भाग करने पर, ऑपरेटर लगाने पर वो नया नंबर मिलेगा। ग्रुप थियरी, ऑपरेटर इज दैट समथिंग विच क्रिएट समथिंग न्यू। तो नंबर्स वो होते हैं जिस पे कोई ऑपरेटर लगाएंगे, मतलब ऑपरेशन करेंगे तो वी फाइंड समथिंग न्यू। बट इन द केस ऑफ इनफाइनाइट, इफ वी यूज बेसिक ऑपरेशंस वी कैनॉट गेट समथिंग न्यू। दैट्स वाई इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर। इसलिए इसके लिए हम लोग इक्वल टू यूज़ नहीं करते हैं। इक्वल टू यूज़ नहीं करते तो क्या यूज़ करेंगे? टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की तरफ अग्रसित, इनफाइनाइट की ओर, जो आप और हम दोनों नहीं जानते कि हमको कहाँ तक बढ़ना है। अभी हम जिक्र करते बार्क का ना, जब बार्क में मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, 3 मिनट दिए थे, कहते इनफाइनाइट पे बोलो इंटरव्यू में। उसमें क्या होता है कि आपके सामने एक टीम बैठी रहती है, इनफाइनाइट के बारे में आप बोलते हैं, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जहाँ आप रुक गए कैंग आउट, वहाँ पे आपका इंटरव्यू ख़त्म। दो बड़ी जगहों पे इंटरव्यू में, जैसे आईएएस का इंटरव्यू, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, बेसिक क्वेश्चन, कभी उसमें बहुत नॉलेज वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपका एप्टीट्यूड जानते हैं कि आप क्या कर सकती हैं। जैसे एक बहुत फेमस हुआ था मारवाड़ी लड़की का, उसमें ये था कि अगर एक ही समय पे जुलूस निकालना हो मुसलमानों का और एक ही समय पे आपको माता की वो निकालनी हो, रैली निकालनी हो, रूट एक ही हो, समय एक ही हो, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? ये बेसिक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे भी बेसिक क्वेश्चन, जितनी बड़ी जगहों पे आप जाते हैं बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहाँ पे हमसे पूछे थे इनफाइनाइट, बोलते जाओ इसका डिफरेंस, ये डिफरेंस, नंबर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये इनफाइनाइट की कहानी है। तो गिनती कहाँ तक आती है? अप टू इनफाइनाइट हमेशा। मतलब आप हमको कोई भी नंबर दीजिए बड़े से बड़ा, उसमें एक जोड़ के हम आपको अगला नंबर बता देंगे। इनफाइनाइट में जोड़िए एक नंबर, अगला नंबर आएगा। इसलिए इनफाइनाइट इज़ नॉट अ नंबर, इट इज़ नॉट अ काउंटिंग, देयरफॉर वी यूज़ अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब जहाँ तक आपको गिनती आती है वहाँ तक आप जो है फोर्सेस को ले लीजिए, लेकिन वो फोर्सेस कैसे होने चाहिए? कोप्लेनर। अब भाई दिक्कत तो आ गई, कहाँ तक हम लें? इसलिए उसके लिए एक नोटेशन यूज़ किया गया, FL, या N इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। कभी भी देखती होंगी नेचुरल नंबर इनफाइनाइट लिखा नहीं होता है, उठा के अच्छे से अच्छी किताब देख लीजिए, कभी भी ऐसे इनफाइनाइट लिखा नहीं होता है। क्यों नहीं लिखा होता है? 1 इज़ द नंबर, 2 इज़ द नंबर, 3 इज़ द नंबर, बट इनफाइनाइट इज़ नॉट द नंबर। वी कैनॉट अप्रोच एट इनफाइनाइट। हम आपसे बोले एक किताब ले आइए, ला देंगी? 2 किताब लाइए, ला देंगी? 3 किताब लाइए, ला देंगी? इनफाइनाइट किताब लाइए। अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज में अप टू इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट तक अप्रोच कर रहे हैं। ये नहीं लिखा था क्योंकि इट इज़ नॉट अ नंबर, इसलिए ये नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? अप टू इनफाइनाइट, मतलब टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीरीज मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। तो जब भी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस का नाम आएगा आप हमेशा और हमेशा उसको क्या लेंगे? FN। N का मान
एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स, पांच फोर्स, अप टू इनफाइनाइट फोर्स। 2/3 फोर्स भी होता है, 4/5 फोर्स भी होता है। हम कहें बेटा जरा 2/3 चौक ला के दे दीजिए ऑफिस से, ला पाएंगे? नहीं। काउंटिंग हमेशा किस में होती है? नेचुरल नंबर में। एक फोर्स, दो फोर्स, एक किताब, दो किताब, तीन किताब, चार किताब, पांच किताब, इसलिए इसको ऐसे लिखे हैं। ठीक है, तो आज ये दिमाग में गांठ बांध लीजिए, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब कोप्लेनर फोर्सेस का सिस्टम। सिस्टम मतलब जहाँ तक आप गिनती जानते हो। कहाँ तक गिनती जानते हैं? अप टू इनफाइनाइट। इसलिए उसको कैसे नोटेट करते हैं? FN से, जहाँ n का मान 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हुई। दूसरा है रिजिड बॉडी। क्या होती है? सॉलिड और रिजिड बॉडी में अंतर? चेंज ना हो। क्या चेंज ना हो? वेरी गुड। क्यों चेंज नहीं होगा? मतलब क्या खासियत है कि चेंज नहीं होगा? चलिए, rigid body is that body in which particles are so combined। मतलब रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें उसके पार्टिकल्स इतने नज़दीक होते हैं, इतने कंबाइंड होते हैं कि अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते भी हैं, ये डिस्ट्रैक्ट होते भी हैं, तो इनको हिलने की जगह ही नहीं मिलती है। जब ये दोनों आपस में हिल ही नहीं पाए, मतलब इतना ज़्यादा ये कॉम्पैक्ट है, इतना रिजिडली ये बाइंड अप है कि इनके बीच में कोई जगह ही नहीं बची। जब जगह नहीं बची और आपने इस पर फोर्स लगाया तो पार्टिकल हिला ही नहीं, और जब हिला ही नहीं तो उसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी इन विच पार्टिकल्स आर सो कॉम्पैक्ट in rigidly bind up way that no external force will distract him। एक कमरे में मेरे ख्याल से 40 बच्चे बैठ जाते हैं, उसी हिसाब से बनवाया गया था। ठीक है, जरा इसमें 240 बच्चों को ठूस दीजिए, एकदम पैक हो गए। अचानक से एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारा, हिलेगा ही नहीं जगह से। इतना सब कॉम्पैक्ट है कि जो जहाँ है वहीं रह जाएगा, तो कोई भी इस कमरे के शेप में परिवर्तन नहीं आएगा। उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दीजिए, दो पार्टिकल्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, वो इतना बाइंड अप है रिजिडली। तो ऐसी कंडीशन में उस बॉडी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है शेप में। ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। मतलब ये बात समझ में आ गई कि स्टैटिक्स में कभी भी बॉडी में परिवर्तन नहीं होगा। तो किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि बैक मैम लाइए हम ब्लैक बोर्ड को ज़रा धक्का दें तो ये ब्लैक बोर्ड चिमड़ के ऐसे हो जाए। इसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सब कंडीशन आइडियलिज्म की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, पहली कंडीशन है सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। दूसरी आइडियलिज्म की कंडीशन है रिजिड बॉडी। उस बॉडी के कभी भी शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब टूट जाना। ये चौक है, चॉकलेट थी मेरे पास, खाने जा रहे थे, बगल से छोटा भाई बहन आया, मैं हमको भी चाहिए, रिड्यूस करके दे देंगे, तोड़ देंगे। आधी तुम खा लो भैया, आधी हम खा लेंगे। तो रिड्यूस का मतलब होता है टूट जाना। किसमें रिड्यूस हुआ? सिंगल फोर्स, एक अकेले बल में, थ्रू एनी, ये मेरा फेवरेट वर्ड है, आर्बिटेरी पॉइंट। MSc वाले नहीं बता पाते हैं आर्बिटेरी का मतलब क्या होता है। आर्बिटेरी का मतलब इमेजिनरी, तो उसको आर्बिटेरी क्यों कहेंगे? इमेजिनरी कहिए। श्योर है? इमेजिनरी का मतलब आर्बिटेरी कुछ भी। अच्छा, इसकी हिंदी बता पाएंगे आप? बोलिए, आप 10th तक हिंदी पढ़ी हुई है।
अच्छा, और कुछ आर्बिट्रेरी के बारे में? नहीं। आप लोग? नहीं। पहली बात तो इसका मतलब इमेजिनरी नहीं होता है, क्योंकि इमेजिनरी का मतलब होता है इमेजिनेशन, है ना। इमेजिन नहीं करते हैं यहाँ पे हम आपको थोड़ा हिंदी पढ़ा दे रहे हैं। ये सवाल, ये वर्ड हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं अलजेब्रा, तब बच्चों को समझाते हैं। सेकेंड ईयर में पढ़ाते थे मैकेनिक्स रियल एनालिसिस, तब समझाते थे। थर्ड ईयर में पढ़ाते हैं मैट्रिक स्पेस डीजी, तब समझाते हैं। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, हर साल बच्चों को समझाते हैं। और अगर किसी दिन क्लास में पूछते हैं, विश्वास नहीं करेंगी, एक बच्ची उठ के एकदम मेरे ही शब्दों में बताई, तो हम बोले वेरी गुड, कह रही मैम पिछले साल आप ही बताई थी, है ना। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का मतलब स्व और इच्छिक। स्व और इच्छिक का मतलब खुद की इच्छा से लिया गया, मेरी मर्जी से। जैसे हमको इतना विश्वास है कि जो मेरी 40 बच्चों की क्लास बनती है वो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। 40 बच्चे एक जैसे होते हैं। अगर कहीं कोई कंपटीशन होगा तो हम कहेंगे भाई कंपटीशन में कौन जाएगा, हाथ उठेगा, जिसका हाथ उठेगा हम उसको भेज देंगे, क्योंकि हमको विश्वास है कि 40 बच्चों में सारे बच्चे एक जैसे हैं। जो भी अपनी इच्छा से चला जाएगा वो 100% देगा, उसमें हम चूज़ नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो स्वैच्छिक का मतलब क्या होता है, 40 में जैसी परफॉर्मेंस इन्होंने की, हमको विश्वास है कि आप दोनों भी वैसी करेंगे, ये ऑनलाइन वाले भी वैसी करेंगे। इसको बोलते हैं स्वैच्छिक। जो काम वो करेंगे, अगर वो कंपटीशन जीती तो मेरा विश्वास है कि मेरे 40 बच्चे जीत सकते हैं। अगर वो कंपटीशन हार गई तो हमको लगेगा मेरे पढ़ाने में कुछ कमी थी, मेरे 40 बच्चे हारते। हम ये नहीं सोचेंगे कि उनकी जगह हम इनको भेजते तो ये जीत जाती। इसको बोलते हैं स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का मतलब होता है भीड़ में से हमने किसी एक को खड़ा कर दिया, जो प्रॉपर्टी वो बच्चा रखेगा वही प्रॉपर्टी सब रखेंगे। दैट इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब स्वैच्छिक, मतलब मेरी इच्छा से चुना हुआ। जैसा काम वो ऑनलाइन वाला बच्चा करेगा वही काम आप लोग करेंगे, जो काम आप लोग करेंगे वही वो करेगा। दोनों के पढ़ाई में, दोनों के रिप्रेजेंटेशन में कोई अंतर नहीं बैठेगा। इसको बोलते हैं स्वैच्छिक। जैसी प्रॉपर्टी एक रखेगा बाकी सब रखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्वैच्छिक। तो जब कोई भी काम आर्बिट्रेरी पे होता है तो वो काम अपने आप सब पे लागू होता है। अगर कोई काम आर्बिट्रेरी पॉइंट के साथ हो गया तो हम 100% श्योर है कि वो काम सबके साथ होगा, अपने आप होगा। उस चीज़ को कहते हैं हम लोग स्वैच्छिक या आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक। एंड अ कपल, ये हमको नहीं पता, फिजिक्स का है, बताइए कपल क्या होता है। कोई बात नहीं, चलिए पहले हम इसके पहले हम इसका पूरा मतलब बता दे रहे हैं, फिर कपल बना के हम फिनिश कर देंगे, फिजिक्स की क्लास चलेगी, कल बताएंगे इसका प्रूफ। ठीक है। क्या कहा गया, एक रिजिड बॉडी के ऊपर अनगिनत कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन ये फोर्सेस दो चीज़ों में टूट जाते हैं, एक सिंगल फोर्स F और एक कपल G। आज के बाद से हम लोग कपल को G से लिखेंगे। कल एग्ज़ाम है आपका, सपोज दैट हम आपको एक तरफ किताब दे दें, 4 किताब, ठीक, और एक तरफ हम आपको 2 कॉपी दे दें, क्या पढ़ेंगे, ये कि ये? चलिए 2 कॉपी भी छोड़ दीजिए, 2 शीट दे दें, क्या पढ़ेंगे? 2 शीट। एक तरफ 4 किताबें हैं, एक तरफ 2 शीट है, क्या पढ़ेंगे? 2 शीट। किसी सिस्टम के ऊपर अनगिनत फोर्सेस लग रहे थे, उन अनगिनत फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना था, तो उन अनगिनत फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे कि इन 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे?
ऑब्वियसली 2 फोर्स का। तो ये इस थ्योरम की इम्पोर्टेंस है। किसी भी सिस्टम के ऊपर 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 10,000, 12,000, 20,000, 25,000 अनगिनत फोर्स लगेंगे, आपको उसकी स्टडी नहीं करना है, बल्कि वो सब के सब किस में टूट जाएंगे? 2 फोर्सेस में, एक फोर्स और एक कपल में, उसकी स्टडी करना है। तो आपका काम आसान हो गया। कहाँ आपके पास 10,000 फोर्स थे, 10,000 फोर्स का आप एक एक करके रिजल्टेंट निकालते, और कहाँ ये 10,000 अपने आप किस में कन्वर्ट हो गए? 2 फोर्सेस में। मात्र 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। तो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे। यही आपका थ्योरम है, ठीक है। तो किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस लगेगा तो वो पूरा सिस्टम कितने पार्ट में रिड्यूस होगा? 2 पार्ट में। पहला सिंगल फोर्स और दूसरा कपल। पहला सिंगल फोर्स और दूसरा कपल, ठीक है। अब बात आती है कपल की। कपल बता के क्लास हम ओवर कर रहे हैं। कपल क्या होता है उसको देखिए। कपल, कपल का मूवमेंट निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी कपल हम पढ़ेंगे इसका मूवमेंट निकालेंगे। चौक ला दीजिए गुप्ता जी, 5 मिनट क्लास छोड़ रहे हैं, सर को बैठाइए, चाय वाय पिलाइए सर को। आ गए ना सर, चाय वाय पिलाइए, चौक ला के रखिए यहाँ पर। कपल का क्या निकालेंगे? मूवमेंट, ठीक है। कपल के लिए क्या क्या चाहिए वो देखिए। 2 फोर्सेस, ठीक। दूसरा इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक। तीसरा हैज़ आ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देम। ये 3 पॉइंट आपके एकदम गांठ बंदी होनी चाहिए। 2 फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हैज़ अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम आपको कपल बना के दिखा रहे हैं और यहीं पे हम कपल निकालना भी समझा रहे हैं। जो हम कह रहे थे कोई टीचर समझाता नहीं, बच्चे डाउटफुल रहते हैं, इसको नोट करके तब उठिएगा क्लास से, ठीक है। देखिए 2 फोर्सेस, ये भी F न्यूटन कपल लग रहा है, ये भी F न्यूटन कपल लग रहा है। 1, 2 2 फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बोथ आर F, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक ऊपर और दूसरा नीचे, हैज़ अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच के डिस्टेंस स्मॉल d, ठीक है। एक पॉइंट A पे लग रहा है, एक पॉइंट B पे लग रहा है, ठीक। यहाँ पे भी देखिए 2 फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हैज़ अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों कपल कहलाएंगे, ठीक। इन कपल्स का मूवमेंट निकालने चल रहे हैं। मूवमेंट को डिनोट करते हैं G से। G इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, G इज इक्वल टू F इंटू डी, F इंटू डी, F इंटू डी डैश, F इंटू डी डैश। सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन बच्चों को नहीं आता है निकालने, सिखा रहे हैं, देखिएगा। इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। एक का हेड ले लीजिए, एक का टेल ले लीजिए। इसका क्या ले? टेल ले लें, इसका हेड लेंगे। इसके हेड से इसके टेल तक जाना है, 2 रास्ते, एक तो ये, एक तो ये, ठीक। कौन सा रास्ता छोटा है? नीचे वाला, ये छोटा है। कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, घड़ी के दिन चलने की दिशा में चल रहा है। यहाँ से देखिए, टिक 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 घड़ी चलती है ना, ऐसी तो चलती है। कौन सा डायरेक्शन हुआ? क्लॉकवाइज, नेगेटिव, ठीक। आप बताइए, इसका हेड ले, इसका टेल ले, क्या ले? इसका क्या ले? हेड। इसका क्या ले? टेल।
इसके हेड से इसके टेल पे जाना है, ये विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट रूट? नीचे वाला ना। कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। बस एक की हेड, दूसरे की टेल। हेड से टेल पे जाने के दो तरीके, दोनों को तीर से बना लीजिए, जो छोटा हो उसको ले लीजिए। क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। बस ठीक है। किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर अनगिनत फोर्स लग रहे थे, वो सब टूट गए केवल दो में, एक फोर्स में और एक कपल में। उन्हीं दोनों को हमको पढ़ना है, उन अनगिनत फोर्स को नहीं पढ़ना है, बल्कि किसको पढ़ना है? फोर्स और कपल को। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है। कपल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, साथ में बोलिए। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हैज़ अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए, वरना कपल नहीं बनेगा। ठीक है। एक का हेड लेते हैं और दूसरे का टेल। क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, क्योंकि पृथ्वी अपनी दूरी पर डिस्टेंस 0 होगा तो कपल नहीं बनेगा। कपल बनने के लिए ये तीन चीज़ चाहिए ही चाहिए, और अगर डिस्टेंस 0 कर देंगे तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है। कपल बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? टू फोर्सेस, पूछेंगे। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हैज़ अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देम। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हैज़ अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देम, तभी कपल बनेगा। कपल बनेगा तो उसका क्या निकालेंगे? मूवमेंट। क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। हेड से टेल तक जाते हैं, शॉर्टेस्ट रूट लेते हैं। क्लियर? ये बना लीजिएगा, कल थ्योरम का प्रूफ कराएंगे, समझाएंगे। ठीक है।